नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के बारे में। इसको APTT भी बोलते हैं और ये एक बहुत ही कॉमनली यूज टेस्ट है हेमाटोलॉजिकल लैब्स में और इसका काफ़ी क्लिनिकल इम्पोर्टेंस है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो मैं डॉक्टर एस के सूत्रकार, डिपार्टमेंट ऑफ पैथोलॉजी। तो इसके जानने के पहले हमको हीमोस्टेसिस के बारे में जानना ज़रूरी है। तो जैसा कि मैंने पहले भी पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि हीमोस्टेसिस एक मैकेनिज़्म है जिसकी उस मैकेनिज़्म की वजह से जो इंज्योर्ड ब्लड वेजल्स है उसको सील किया जाता है। और इस पूरी जो प्रक्रिया होती है सील करने की, और इस प्रक्रिया को ही हीमोस्टेसिस का नाम दिया गया है। और इसको दो तरह से डिवाइड किया गया है, प्राइमरी हीमोस्टेसिस और सेकेंडरी हीमोस्टेसिस। तो जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस होती है अभी मल्टीपल स्टेप्स में चलती है और इसमें प्लेटलेट और जो बेसल वॉल होती है जिसमें बॉन विलिब्रांड फैक्टर के आपस में इंटरेक्शन होता है, प्लेटलेट और बॉन विलिब्रांड फैक्टर का। और इस तरह से एक टेम्परेरी प्लेटलेट प्लग बनता है जिसको हम प्राइमरी हीमोस्टेसिस कहते हैं। और इसी प्लेटलेट प्लग के ऊपर और जो प्लेटलेट की सरफेस होती है कुछ समय बाद कोएगुलेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है। और उस कोएगुलेशन के प्रोसेस में कई जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं। और ये जो फैक्टर्स एक्टिवेट होते हैं उसके बाद थ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होता है। और थ्रोम्बिन एक्चुअली जो सोल्यूबल फिब्रिनोजन है, प्रोटीन है, उसको ये इनसोल्यूबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से जो क्लॉट बनने की जो प्रक्रिया है या परमानेंट जो प्लग बनता है वो कोएगुलेशन के बाद ही बनता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हीमोस्टेसिस को एक तरह से बैलेंस किया गया है कोएगुलेशन और फिब्रिनोलिसिस के द्वारा। और इनमें जो यूजुअली जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस है इसको एस्टिमेट करने के लिए, जैसा कि मैंने पहले पुरानी वीडियो में बताया था कि क्लॉटिंग टाइम का उपयोग करते हैं और प्रोथ्रोम्बिन टाइम का उपयोग करते हैं और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये उसी का एक डायग्नोस्टिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है वो टिश्यू फैक्टर का रिलीज़ होता है, जो सब एंडोथेलियल सरफेस होती है वहाँ से टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है। और ये जब ये टिश्यू फैक्टर रिलीज़ होता है तो ये एक्सटेंसिव मैकेनिज़्म को ट्रिगर करता है और इस तरह से कोएगुलेशन का प्रोसेस चलता है। साइमल्टेनियसली जो एक्टिवेशन होता है प्लेटलेट्स का, वहाँ से भी एक जो इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म है वो भी एक्टिवेट होती है। और उसमें फैक्टर 12 से लेके फैक्टर 9, फैक्टर 11, ये सारे फैक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फाइनली दोनों मैकेनिज़्म जो एक्सटेंसिव और इंट्रिंसिक दोनों मैकेनिज़्म जो थ्रोम्बिन है उसको एक्टिवेट करती है और थ्रोम्बिन ही जो सोल्यूबल फाइब्रिनोजन है उसको फिब्रिन में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम में जो प्लेटेड प्लग बना हुआ था, टेम्परेरी प्लग, उसके ऊपर फिब्रिन स्टैंड्स का डिपोजिशन आप देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हमको सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के डिफेक्ट के बारे में जानना है, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम है इस हीमोस्टेसिस में, तो इसके लिए जो टेस्ट हैं अपन कर सकते हैं लैब्स के अंदर, वो क्लॉटिंग टाइम, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बो टाइम। तो इसके पहले मेरे पुराने दो वीडियो हैं जिसमें क्लॉटिंग टाइम और प्रोथ्रोम्बिन टाइम के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम के बारे में बात करेंगे। तो उसके पहले एक सिंपल ओवरव्यू है कोएगुलेशन कैस्केड्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म होती है या इंट्रिंस जो पाथवे होता है वो ट्रॉमा के द्वारा एक्टिवेट होता है। विद इन द वस्कुलर सिस्टम, जो ब्लड वेसल है उसके अंदर जो इसका एक्टिवेशन होता है। और जो इसका जो एक्टिवेशन होता है वो मेनली प्लेटलेट या एंडोथेलियल सेल्स या जो केमिकल्स हैं या कोलेजन है उनके द्वारा इसका एक्टिवेशन होता है। और यहाँ पे इंट्रिंसिक फैक्टर, जब इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म एक्टिवेट होती है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फैक्टर 12, फैक्टर 11, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 8 ये सारे जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इन सब को मेज़र करने के लिए एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम का उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर आप एक्सटेंसिक पाथवे भी देख सकते हैं जिसमें टिश्यू फैक्टर और फैक्टर 7 दोनों मिलके कॉमन पाथवे को एक्टिवेट करते हैं और इसको प्रोथ्रोम्बिन टाइम के द्वारा हम इसका असेसमेंट कर सकते हैं।
और फाइनली थ्रोम्बिन का एक्टिवेशन होता है और वो प्रोथ्रोम्बिन से बनता है थ्रोम्बिन, और थ्रोम्बिन ही फिब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस तरह से एक सिंपल सी कोएगुलेशन कैस्केडिंग मैकेनिज़्म है, उसका ओवरव्यू था। तो अगर हम इंट्रिंसिक मैकेनिज़्म की बात करें तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट फैक्टर, इसको हैगमैन फैक्टर भी बोलते हैं और फैक्टर 12 भी कहलाता है। तो सबसे पहले इसका एक्टिवेशन होता है। सो ये जो कॉन्टैक्ट सिस्टम है इसको प्लाज्मा कैलिकरेन काइनिन सिस्टम भी कहते हैं, और इसमें 3 सेरेन प्रोटीएजेस इम्पोर्टेंट होते हैं। पहला जो होता है वो कोएगुलेशन फैक्टर 12 होता है और फैक्टर 11 होता है। उसके अलावा प्लाज्मा प्री कैलिकरेन एंड तीसरा जो होता है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट काइनोजेंस होते हैं। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं या प्रोटीन्स हैं ये कॉन्टैक्ट सिस्टम के पार्ट हैं। तो जब भी ये एक्टिवेट होते हैं, ये फैक्टर्स जब भी एक्टिवेट हैं, यूजुअली ये एक्टिवेट होते हैं जब ये कांटेक्ट में आते हैं किसी भी नेगेटिवली चार्ज सरफेस के, तो ये जो मैकेनिज्म है ये एक्टिवेट हो जाती है। और इस तरह से एक्टिवेशन के थ्रू पूरा जो कोएगुलेशन पाथवे है वो चलता है और एक परमानेंट क्लॉट इसमें बनता है। तो APTT के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने बताया, इट इज़ टाइम टेकन बाय द साइटेटेड प्लाज्मा टू क्लॉट विथ एक्टिवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर। तो इसमें जो समय लगता है, जो अपना प्लेटलेट पूरे प्लाज्मा है उसको क्लॉट होने में, जो कॉन्टैक्ट फैक्टर है उसके एक्टिवेशन के बाद, उस समय को ही हम एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम कहते हैं। और इसमें यूजुअली हम जो टिश्यू फैक्टर है उसका यूज़ नहीं करते हैं, या टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है उसका उपयोग नहीं किया जाता है, जिसका हम बेसिकली प्रोथ्रोम्बिन टाइम में उपयोग करते थे थ्रोम्बोप्लास्टिन का। तो ये मेनली यूज होता है कि डिफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स 8, फैक्टर 9, फैक्टर 11 और फैक्टर 12 की डिफिशिएंसी को, या इंट्रिंसिक जो पाथवे है उसकी डिफिशिएंसी को रूल आउट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, या डिफिशिएंसी ऑफ कॉमन पाथवे जैसे फैक्टर 5, 10 और फैक्टर 2 एंड फैक्टर 1। तो ये सारे भी इसके द्वारा असेस किया जा सकते हैं। इसमें नॉर्मल जो APTT होता है वो करीब 30 से 40 सेकंड होता है। और जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिएजेंट होता है उसमें एक्चुअली इसको पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें फॉस्फोलिपिड्स तो रहते हैं लेकिन इसमें टिश्यू फैक्टर नहीं होता है, तो इसलिए ये जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन कहलाता है। और ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं ये फैसिलिटेट करते हैं विटामिन के साथ में, जो विटामिन के डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं उनके साथ में एक्टिवेट करने में। और दूसरा इसमें बेसिकली ये जो है फैक्टर 7 को एक्टिवेट नहीं करता है। तो मेनली जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन रिएजेंट है वो विटामिन के डिपेंडेंट जो फैक्टर हैं इंट्रिंसिक फैक्टर्स के, उन्हीं को एक्टिवेट करता है। तो अगर हम यहाँ प्रोसीजर के बारे में बात करें तो यहाँ सबसे पहले हमको जो कैल्शियम क्लोराइड का जो रिएजेंट होता है या सॉल्यूशन होता है उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्री वार्म करना होता है। पहले उसको 37 सेंटीग्रेड पर इंक्यूब कर देते हैं और उसको प्री वार्म करते हैं। उसके बाद हम जो ब्लड सैंपल है जिसको हमने सोडियम साइट्रेट में लिया हुआ है, तो और उसमें जो रेशियो होता है 9:1 का रेशियो होता है सोडियम, यानी जो ब्लड होता है उसको 1.8 ml लेते हैं, और जो आपका सोडियम साइट्रेट होता है उसको 200 माइक्रोलीटर लेते हैं। और इनको सेंट्रीफ्यूज करने के बाद एक प्लाज्मा जो ड्राइव होता है उसको प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा कहते हैं। तो ये जो प्लाज्मा है इसी को हम पिपिट करते हैं 100 माइक्रोलीटर एक टेस्ट ट्यूब में, और उस टेस्ट ट्यूब में ऐड करते हैं पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन। यानी पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन का मतलब ये बेसिकली फॉस्फोलिपिड्स हैं, और यूजुअली इसमें सेफेलिन फॉस्फोलिपिड्स का यूज़ होता है। उसके बाद इसमें एक्टिवेटर भी रहते हैं कुछ, जैसे सिलिका हो गया, सेलाइट हो गया, तो ये कुछ एक्टिवेटर इसमें मिक्स रहते हैं, लेकिन इसमें टिश्यू फैक्टर नहीं होता है। तो ये जो इसको भी 100 माइक्रोलीटर जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन का रिएजेंट है उसको हम ऐड करते हैं और इसको इनक्यूबेट करते हैं 3 मिनट्स के लिए। और उसके बाद हम जो हमने पहले से वार्म किया हुआ कैल्शियम क्लोराइड है उसको इसमें 100 माइक्रोलीटर जो है वो ऐड कर देते हैं। और जैसे ही इसको ऐड करते हैं और हम इस जो स्टॉप बात है उसको स्टार्ट कर देते हैं। और जो टाइम है
क्लॉटिंग का उस टाइम को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे एक राइट साइड में आप देख सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने प्लेटलेट पुअर प्लाज्मा लिया हुआ है और उसके साथ में पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो रिएजेंट है उसको लिया हुआ है, जिसमें फॉस्फोलिपिड हैं और कुछ एक्टिवेटर हैं और नेगेटिवली चार्ज जो पार्टिकल होते हैं वो रहते हैं। उसके बाद इनको इंक्यूबेट किया जाता है और बाद में इसमें कैल्शियम क्लोराइड का एडिशन होता है और इस तरह से हम जो टाइम है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। और नॉर्मल जो टाइम होता है वो 30 to 40 सेकेंड्स होता है। तो अगर हम यहाँ रिजल्ट को इंटरप्रेट करें तो जो नॉर्मल एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम होगा वो 30 से 40 सेकंड होगा और इसमें कई कंडीशंस में ये काफ़ी हाई हो जाता है, जैसे लिवर डिसऑर्डर्स, किडनी डिसीज़ और एंटीकोएगुलेंट थेरेपी। लिवर डिसऑर्डर्स में या लिवर डिसीज़ में एक्चुअली जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्शन एक्चुअली लिवर में ही होता है। तो जब भी कोई लिवर में डिसीज़ होती है तो लिवर का फंक्शन डिफर्ड हो जाता है या डिक्रीज्ड हो जाता है, उसकी वजह से कोएगुलेशन के जो फैक्टर्स हैं उनका भी बनना कम हो जाता है। तो एक तरह से डिफिशिएंसी होने लगती है क्लॉटिंग फैक्टर्स की और इस वजह से इसमें APTT भी काफ़ी बढ़ा हुआ आता है। दूसरी ओर अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी डिसीज़ में जब भी किडनी में कुछ प्रॉब्लम होती है तो किडनी स्पेशली जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम के जो केसेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है यूरिन के थ्रू लीक आउट होता है और मैसिव प्रोटीनूरिया होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड में प्रेजेंट जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं वो लीक आउट हो जाते हैं और उसकी एक तरह से डिफिशिएंसी हो जाती है ब्लड में। तो इस कंडीशन में भी जो आपका APTT है वो काफ़ी बढ़ जाता है। उसके अलावा एंटीकोएगुलेंट थेरेपी जो देते हैं हम, तो उसमें भी जो कोएगुलेशन फैक्टर्स हैं उनकी डिफिशिएंसी हो सकती है। तो ये आज APTT के बारे में था। मुझे आशा है ये वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।